नमस्कार। आज आपकी कथा नटी जो कहानी लेकर आई है उसका नाम है शरण दाता। ये कहानियाँ मैं एक क्रम में एक सीरीज में सुनाऊंगी इस तरह की कहानियाँ, और याद करेंगे हम अपने देश की आज़ादी के समय को। उस समय जो एक भयानक, एक खुशी के साथ एक जो भयानक विभीषिका हमको देखने को मिली, उसके बारे में। खुशी थी कि हम आज़ाद हुए, और भयानक विभीषिका जो हमने पंजाब में, बंगाल में, सिंध में, इन जगहों में देखी। जो भयानक विभीषिका हमने देश के इधर कई अन्य भागों में देखी। जाने क्यों आजकल वे दिन मुझे बार बार याद आ रहे हैं। हम जो स्वाधीनता के कई वर्ष बाद पैदा होने वाली पीढ़ी है, दशक से भी ज़्यादा समय के बाद जो पैदा होने वाली पीढ़ी है, उसने ये सब चीज़ें सुनी थी। उसने सुना था कि कैसे अविश्वास फैला, उसने सुना था कि लोगों से कितना डर लगा, कैसे पड़ोसी एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए। आज जब मैं वो अविश्वास अपने आसपास देखती हूँ, एक भय का माहौल देखती हूँ, लोग बात करने से जब कतराने लगे हैं, लोग लिखने से जब कतराने लगे हैं, तो मुझे अपने अग्रज लेखक याद आते हैं। लेखिका हूँ ना, शब्दों को ही जानती हूँ थोड़ा बहुत, तो मुझे लगता है कि वो उस समय क्या सोच रहे थे, उन्होंने उस समय को कैसे देखा। याद है ना आप लोगों को कि मैंने आर्मीनियाई जनसंहार पर भी एक किताब संपादित की है, और उसका जो संपादन है, वो जो आर्मीनियाई जनसंहार है, उसको मुख्यतः हमने लेखकों, कलाकारों की दृष्टि से देखा है कि वो उस समय कैसा महसूस कर रहे थे उस विभीषिका के सामने, किस तरह से अपने आप को सोच रहे थे कि हम कम करें, कैसे सद्भाव जगाएं, कैसे अविश्वास के माहौल को कम करें, कैसे विवेक को बढ़ाएं। तो जो ये मैं जिस यज्ञ को आज आप लोगों के सम्मुख शुरू कर रही हूँ, वह भी एक तरह से विवेक यज्ञ है, करुणा और विवेक का यज्ञ। कल मैंने एक पंक्ति लिखी थी कि जहाँ भय होता है वहाँ करुणा नहीं उपजती। सचमुच में भय करुणा को नहीं उपजने देती। करुणा के लिए विवेक और प्रेम की जरूरत होती है। तो चलिए देखें हम इस यज्ञ को कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या संविधाएं होंगी। मैं आप सब लोगों से विनती करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने विवेक को जागृत रखें। कहानी का शीर्षक है शरण दाता, शरण देने वाला, और इसके लेखक हैं अज्ञेय। कहानी इलाहाबाद में लिखी गई है और 1947 में रची गई है। इस बात को गौर करें कि ये कहानी 1947 की कहानी है, वही वर्ष जिस वर्ष हमारा देश आजाद हुआ था। यह कभी नहीं हो सकता देवेंद्र लाल जी। रफीकुद्दीन वकील की वाणी में आग्रह था, चेहरे पर आग्रह के साथ चिंता और कुछ व्यथा के भाव। उन्होंने फिर दोहराया, यह कभी नहीं हो सकता, यह कभी नहीं हो सकता देवेंद्र लाल जी। देवेंद्र लाल जी ने उनके इस आग्रह को जैसे कबूलते हुए पर अपनी लाचारी जताते हुए कहा, सब लोग चले गए, आपसे मुझे कोई डर नहीं, बल्कि आपका तो सहारा है। लेकिन आप जानते हैं, जब एक बार लोगों को डर जकड़ लेता है और भगदड़ पड़ जाती है, तब फिजा ही कुछ और हो जाती है। हर कोई शुबहे की नजर से देखता है और खामखा दुश्मन हो जाता है। आप तो मोहल्ले के सरबराह हैं, पर बाहर से आने जाने वालों का क्या ठिकाना है। आप तो देख ही रहे हैं कैसी कैसी वारदातें हो रही हैं। रफीकुद्दीन ने बात काटते हुए कहा, नहीं साहब, हमारी नाक कट जाएगी।
कोई बात है भला कि आप घर बार छोड़कर अपने ही शहर में पनाह गर्जी हो जाए? हम तो आपको जाने ना देंगे, बल्कि जबरदस्ती रोक लेंगे आपको। मैं तो इसे मेजॉरिटी का फर्ज मानता हूं कि वह माइनॉरिटी की हिफाजत करे और उन्हें घर छोड़ छाड़ कर भागने ना दे। हम पड़ोसी की हिफाजत ना कर सके तो मुल्क की हिफाजत क्या खाक कर सकेंगे? और मुझे पूरा यकीन है कि बाहर की तो खैर बात ही क्या, पंजाब में भी कोई हिंदू भी, जहां उनकी बहुतायत है, ऐसा ही सोच और कर रहे होंगे। आप न चाहिए, न चाहिए। आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे सिर है। बस रुक जाइए। देवेंद्र लाल के पड़ोस के हिंदू परिवार धीरे धीरे एक एक करके खिसक गए थे। होता यह कि दोपहर शाम जब कभी साक्षात होता, देवेंद्र लाल पूछते, कहो लाल जी, कहो बाबूजी, आप बताएं क्या सलाह बनाई है आपने? और पंडित जी आप क्या सोचते हैं? और वे उत्तर देते, जी क्या सलाह बना जी है, यहीं रह रहे हैं, देखी जाएगी। पर शाम को या अगले दिन सवेरे देवेंद्र लाल देखते कि वे चुपचाप जरूरी सामान लेकर कहीं खिसक गए हैं। कोई लाहौर से बाहर, कोई लाहौर में ही हिंदुओं के मोहल्ले में। और अंत में यह परिस्थिति आ गई थी जब उनके दाहिनी ओर 4 मकान खाली छोड़कर एक मुसलमान गूजर का अहाता पड़ता था, जिसमें एक ओर गूजर की भैंसें और दूसरी ओर कई छोटे छोटे मुसलमान कारीगर रहते थे। बाईं ओर भी देवेंद्र और रफीकुद्दीन के मकानों के बीच के मकान खाली थे और रफीकुद्दीन के मकान के बाद मोजंग का अड्डा पड़ता था, जिसके बाद तो विशुद्ध मुसलमान बस्ती थी। देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन में पुरानी दोस्ती थी और एक एक आदमी के जाने पर उनमें चर्चा होती थी। अंत में जब एक दिन देवेंद्र लाल ने जताया कि वह भी चले जाने की बात पर विचार कर रहे हैं, तब रफीकुद्दीन को धक्का लगा और उन्होंने व्यथित स्वर में कहा, देवेंद्र लाल जी आप भी? रफीकुद्दीन का आश्वासन पाकर देवेंद्र लाल रह गए। तब यह तय हुआ कि अगर खुदा न करे कोई खतरे की बात हुई भी तो रफीकुद्दीन उन्हें पहले ही खबर कर देंगे और हिफाजत का इंतजाम भी कर देंगे। चाहे जैसे भी हो, हिफाजत तो करना ही है। देवेंद्र लाल की स्त्री तो कुछ दिन पहले ही जालंधर मायके गई हुई थी। उसे लिख दिया गया कि अभी न आए, वहीं रह गए देवेंद्र और उनका पहाड़िया नौकर संतू। किंतु यह व्यवस्था बहुत दिन न चली। चौथे ही दिन सवेरे उठकर उन्होंने देखा संतू भाग गया है। अपने हाथों चाय बनाकर उन्होंने पी। धोने को बर्तन उठा रहे थे कि रफीकुद्दीन ने आकर खबर दी, अरे भाई सुनते हो, सारे शहर में मारकाट हो रही है और थोड़ी देर में मोजंग में भी हथियारों के गिरोह बंद कर निकलेंगे। कहीं जाने का समय नहीं है। तुम अपना जरूरी और कीमती सामान ले लो और मेरे साथ घर चलो। यह बला टल जाए तो फिर लौट आएंगे। कीमती सामान कुछ था नहीं। गहना छन्ना सब स्त्री के साथ जालंधर चला गया था। रुपया थोड़ा बहुत बैंक में था और फैलाव ज्यादा कुछ उन्होंने किया नहीं था। यूं गृहस्थ को अपनी गृहस्थी की हर चीज कीमती मालूम होती है। देवेंद्र लाल घंटे भर बाद ट्रंक बिस्तर के साथ रफीकुद्दीन के यहाँ जा पहुंचे। तीसरे पहर उन्होंने देखा हुल्लड़ मोजंग में आ पहुंचा है। शाम होते होते उनके निमेष आंखों के सामने ही उनके घर का ताला तोड़ा गया और जो कुछ था लुट गया। रात को जहां तहां लपटें उठने लगी और भादों की उमस धुआं खाकर और भी गला घोटू हो गई। रफीकुद्दीन की आंखों में पराजय लिए वे भी चुपचाप देखते रहे।
केवल एक बार उन्होंने कहा, यह दिन भी देखने को था, और आजादी के नाम पर, या अल्लाह। लेकिन खुदा जिसे घर से निकालता है, उसे फिर गली में भी पनाह नहीं देता। देवेंद्र लाल घर से बाहर निकल नहीं सकते थे। काम करने का तो वातावरण ही नहीं था कि वे घूम घाम आते, बाजार कराते और शहर की खबर ले आते। रफीकुद्दीन ही आते जाते, देवेंद्र को सुनाते और फिर दोनों बहुत देर तक देश के भविष्य पर आलोचना किया करते। देवेंद्र ने पहले तो लक्ष्य नहीं किया, लेकिन बाद में पहचानने लगा कि रफीकुद्दीन की बातों में कुछ चिंता का और कुछ एक और पीड़ा का भी स्वर है, जिसे वह नाम नहीं दे सकता। थकान, उदासी, विरक्ति, पराजय, न जाने क्या। शहर तो वीरान हो गया था, जहां तहां लाशें सड़ने लगी। घर लुट चुके थे और अब जल रहे थे। शहर के एक नामी डॉक्टर के पास कुछ प्रतिष्ठित लोग गए और यह प्रार्थना उन्होंने की कि वे मोहल्लों में जावें। उनकी सब लोग इज्जत करते हैं, इसलिए उनके समझाने का असर होगा और वे मरीज भी देख लेंगे। वे 2 मुसलमान नेताओं के साथ निकले। 2-3 मोहल्ले घूमकर मुसलमानों की बस्ती में एक मरीज को देखने के लिए स्टेथोस्कोप निकालकर मरीज पर झुके थे कि मरीज के एक रिश्तेदार ने पीठ में छुरा भोंक दिया। हिंदू मोहल्ले में रेलवे के कर्मचारी ने बहुत से निराश्रितों को अपने घर में जगह दी थी, जिनके घर बार सब लुट चुके थे। पुलिस को उसने खबर दी थी कि वे निराश्रित उनके घर पर टिके हैं, हो सके तो उनके घरों और माल की हिफाजत की जाए। पुलिस ने आकर शरणागतों के साथ उसे और उसके घर की स्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया और ले गई। पीछे घर पर हमला हुआ, लूट हुई और घर में आग लगा दी गई। 3 दिन बाद उसे और उसके परिवार को थाने से छोड़ा गया और हिफाजत के लिए हथियारबंद पुलिस के 2 सिपाही साथ लिए गए। थाने से 50 कदम के फासले पर पुलिस वालों ने अचानक बंदूक उठाकर उस पर और उसके परिवार पर गोली चलाई। वह और 3 स्त्रियां मारी गईं। उसकी मां और स्त्री घायल होकर गिर गई और सड़क पर पड़ी रही। विषाक्त वातावरण, द्वेष और घृणा की चाबुक से तड़फड़ाते हुए हिंसा के घोड़े, विष फैलाने वालों को, सांप्रदायों को अपने संगठन और उसे भड़काने को पुलिस और नौकरशाही। देवेंद्र लाल को अचानक लगता है कि वह और रफीकुद्दीन गलत है, जो कि बैठे हुए हैं, जबकि सब कुछ भड़क रहा है, उफन रहा है, झुलस और जल रहा है। और वे लक्ष्य करते कि वह अस्पष्ट स्वर जो वे रफीकुद्दीन की बातों में पाते थे, धीरे धीरे कुछ स्पष्ट होता जाता है, एक लज्जित सी रुखाई का स्वर। हिंदुस्तान पाकिस्तान की अनुमानित सीमा के पास एक गांव में कई 100 मुसलमानों ने सिखों के गांव में शरण पाई। अंत में जब आसपास के गांव और अमृतसर के लोगों के दबाव ने उस गांव में उनके लिए फिर आसन्न संकट की स्थिति पैदा कर दी, तब गांव के लोगों ने अपने मेहमानों को अमृतसर स्टेशन पहुंचाने का निश्चय किया, जहां से वे सुरक्षित मुसलमान इलाकों में जा सके। और 200-250 आदमी कृपाने निकालकर उन्हें घेर में लेकर स्टेशन पहुंचाए। किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची। घटना सुनकर रफीकुद्दीन ने कहा, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। यहाँ तो पूरा गांव था, फिर भी उन्हें हारना पड़ा, लेकिन आखिर तक उन्होंने निभाया। इसकी दाद देनी चाहिए। वे उन्हें पहुंचा आए। देवेंद्र लाल ने हामी भरी, लेकिन सहसा पहला वाक्य उनके स्मृति पटल पर उभर आया, आखिर तो लाचारी होती है,
अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। उन्होंने एक तीखी नजर से रफीकुद्दीन को देखा पर कुछ बोले नहीं। अपराह्न में 6-7 आदमी रफीकुद्दीन से मिलने आए। रफीकुद्दीन ने उन्हें अपनी बैठक में ले जाकर दरवाजे बंद कर दिए। 1.5-2 घंटे बातें हुई। सारी बात प्राय धीरे धीरे हुई। बीच बीच में कोई ऊंचा स्वर उठ जाता और एक आध शब्द देवेंद्र लाल के कान में पड़ जाता। बेवकूफी, गद्दारी, इस्लाम। वाक्यों को पूरा करने की कोशिश उन्होंने आयास पूर्वक नहीं किया। 2 घंटे बाद जब उनको विदा करके रफीकुद्दीन बैठक से निकल कर आए, तब भी उनसे लपक कर पूछने की स्वाभाविक प्रेरणा को उन्होंने दबा दिया। पर जब रफीकुद्दीन उनकी ओर न देखकर खिंचा हुआ चेहरा झुकाए उनकी बगल से निकलकर बिना एक शब्द कहे भीतर जाने लगे, तब उनसे न रहा गया और उन्होंने आग्रह के स्वर में पूछा, क्या बात है रफीक साहब, खैर तो है? रफीकुद्दीन ने मुंह उठाकर एक बार उनकी ओर देखा, बोले नहीं, आंखें झुका दी। अब देवेंद्र लाल ने कहा, मैं समझता हूं कि मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ रहा है और खतरा उठाना पड़ रहा है, सो अलग, लेकिन आप मुझे जाने दीजिए। मेरे लिए आप जोखिम में ना पड़े। आपने तो जो कुछ किया है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। आपका एहसान। रफीकुद्दीन ने दोनों हाथ देवेंद्र लाल के कंधों पर रख दिए। कहा, देवेंद्र लाल जी। उनकी सांस तेज चलने लगी, फिर वह सहसा भीतर चले गए। लेकिन खाने के वक्त देवेंद्र लाल ने फिर सवाल उठाया। बोले, आप खुशी से तो जाने नहीं देंगे तो मैं चुपचाप खिसक जाऊंगा। आप सच सच बतलाइए, आपसे उन्होंने क्या कहा? धमकियां देते रहे, और क्या? फिर भी क्या धमकी? आखिर क्या? धमकी को भी क्या होती है क्या? उन्हें शिकार चाहिए, हल्ला करने न मिलेगा तो आग लगा देंगे। ऐसा? तभी तो मैं कहता हूं मैं चला। मैं इस वक्त अकेला आदमी हूं, कहीं निकल जाऊंगा। आप घर वाले आदमी, ये लोग सब आपको तबाह करने पर तुले हुए हैं। अरे गुंडे हैं बिल्कुल। मैं आज ही चला जाऊंगा। यह कैसे हो सकता है? आखिर आपको चले जाने से हमें तो रोका था, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। आपने भला चाहकर ही रोका था, इसके आगे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आप जावेंगे कहां? देखा जाएगा। नहीं, यह नामुमकिन बात है। किंतु बहस के बाद तय हुआ कि देवेंद्र लाल वहां से टल जाएंगे। रफीकुद्दीन और कहीं पड़ोस में उनके एक और मुसलमान दोस्त के यहाँ छिप कर रहने का प्रबंध कर देंगे। वहां तकलीफ तो होगी पर खतरा नहीं होगा, क्योंकि देवेंद्र लाल घर में रहेंगे। वहां पर रहकर जान की हिफाजत तो रहेगी। तब तक कुछ और उपाय सोचा जाएगा निकल जाने का। देवेंद्र लाल शेख अताउल्लाह के अहाते के अंदर पिछली तरफ पेड़ों के झुरमुट की आड़ में बनी हुई एक गैराज में पहुंच गए। ठीक गैराज में तो नहीं, गैराज के बगल में कोठरी थी जिसके सामने दीवारों से घिरा एक छोटा सा आंगन था। पहले शायद यह ड्राइवर के रहने के काम आती हो। कोठरी में ठीक सामने और गैराज की तरफ के किवाड़ों को छोड़कर खिड़की वगैरह न थी। एक तरफ एक खाट पड़ी थी, आले में एक लोटा, फर्श कच्चा मगर लिपा हुआ। गैराज के बाहर लोहे की चादर का मजबूत फाटक था जिसमें ताला पड़ा था। फाटक के अंदर ही कच्चे फर्श में गड्ढा सा खुदा हुआ था जिसकी एक और चूना मिली मिट्टी का ढेर और एक मिट्टी का लोटा देखकर गड्ढे का उपयोग समझते उन्हें देर न लगी। देवेंद्र लाल का ट्रंक और बिस्तर जब कोठरी के कोने में रख दिया गया और बाहर आंगन का फाटक बंद करके उसमें भी ताला लगा दिया गया, तब थोड़ी देर वे हतबुद्धि खड़े रहे। आजादी पहले विदेशी सरकार लोगों को कैद करती थी। वे आजादी के लिए लड़ना चाहते थे। अब अपने ही भाई अपनों को तन्हाई में कैद कर रहे हैं क्योंकि वे आजादी के लिए ही लड़ाई रोकना चाहते हैं।
फिर मानव प्राणी का स्वाभाविक वस्तुवाद जागा और उन्होंने गैराज कोठरी आंगन का निरीक्षण इस दृष्टि से आरंभ किया कि क्या क्या सुविधाएं वे अपने लिए कर सकते हैं। गैराज ठीक है, थोड़ी सी दुर्गंध होगी, ज्यादा नहीं। बीच का किवाड़ बंद, काम चलाओ रोशनी आंगन से प्रतिबिंबित होकर आती है, क्योंकि आंगन की एक ओर सामने की मकान की कोने वाली बत्ती से रोशनी पड़ती है। बल्कि आंगन में इस जगह खड़े होकर शायद कुछ पढ़ा भी जा सके, लेकिन पढ़ने को है ही कुछ नहीं, यह तो ध्यान ही नहीं रहा। देवेंद्र लाल फिर ठिठक गए। सरकारी कैद में तो वो गा चिल्ला भी सकते हैं, यहां तो चुप रहना होगा। उन्हें याद आया, उन्होंने पढ़ा है जेल में लोग चिड़िया, कबूतर, गिलहरी, बिल्ली आदि से दोस्ती करके अकेलापन दूर करते हैं। यह भी न होती तो कोठरी में मकड़ी, चींटी आदि का अध्ययन करके उन्होंने एक बार चारों ओर नजर दौड़ाई। मच्छरों से भी बंधुभाव हो सकता है, ये उनका मन किसी तरह स्वीकार नहीं कर पाया। वे आंगन में खड़े होकर आकाश देखने लगे, आजाद देश का आकाश, और नीचे से अभ्यर्थना में जलते हुए घरों का धुआं, धूपेन धाप धाप्यामा, लाल चंदन, रक्त चंदन। अचानक उन्होंने दीवार पर, आंगन की दीवार पर एक छाया देखी। एक पिलार उन्होंने बुलाया, आओ, आ, आ, म्याऊ, आ। पर वह वहीं बैठा स्थिर दृष्टि से ताकता रहा। दिन छिपे के वक्त केवल एक बार खाना आता था, सो उन्होंने समझा कि जहां बिलार आता है वहां अकेलापन नहीं है। इसलिए देवेंद्र लाल ने कोठरी में जाकर बिस्तरा बिछाया और थोड़ी देर में निर्द्वंद भाव से सो गए। अब शाम को ही तो खाना आना था, और जो शाम को खाना आता था यूं तो वो 2 वक्त के लिए काफी होता था, और जब वो आता था उसी समय कोठरी और गैराज के लोटे भर दिए जाते थे। लाता था एक जवान लड़का जो स्पष्ट ही नौकर नहीं था। देवेंद्र लाल ने अनुमान किया कि शेख साहब का लड़का होगा। वह बोलता बिल्कुल नहीं था। देवेंद्र लाल ने पहले दिन पूछा था, अम्मा यार, शहर के क्या हाल हैं? तो उसने एक अजनबी दृष्टि से उन्हें देख लिया था। फिर पूछा, अमन हुआ कि नहीं? तो उसने नकारात्मक सिर हिला दिया। और सब खैरियत है ना? तो फिर सिर हिलाया। खाना आ गया था। देवेंद्र लाल चाहते तो खाना दूसरे वक्त के लिए रख सकते थे, पर एक बार आता तो एक ही बार में खा लेना चाहिए, यह सोचकर वे डरकर खा लेते थे और बाकी बिलार को दे देते थे। बिलार खूब हिल गया था, आकर गोद में बैठ जाता, खाता रहता, फिर हड्डी वड्डी लेकर आंगन के कोने में बैठकर चबाता रहता, और ऊब जाता तो देवेंद्र लाल के पास में आकर घुरघुराने लगता। इस तरह शाम कट जाती थी, रात घनी हो जाती, तब वे सो जाते थे। सुबह उठकर आंगन में कुछ वर्जिश कर लेते थे कि शरीर ठीक रहे। बाकी दिन कोठरी में बैठे कभी कंकड़ों से खेलते, कभी आंगन के दीवार पर बैठने वाली गोरैया को देखते, कभी दूर से कबूतर की गुटरगुं सुनते, और कभी सामने के कोने से शेख जी के घर के लोगों के बीच की बातचीत भी सुन पड़ती। अलग अलग आवाजें वे पहचानने लगे थे, और 3-4 दिन में ही वे घर के भीतर के जीवन और व्यक्तियों से परिचित हो गए थे। एक भारी जनाना आवाज थी, शेख साहब की बीबी की। एक और तीखी जनाना आवाज थी, जिसके स्वर में भय का खुरदरापन था, घर की कोई और बुजुर्ग स्त्री। एक विनीत युवा स्वर था, जो प्रायः पहली आवाज की जैबू जैबुनी पुकार के उत्तर में बोलता था, और इसलिए शेख साहब की लड़की जैबुनिस्सा का स्वर था। 2 मर्दानी आवाजें भी सुन पड़ती थी। एक तो आबिद मियाँ की, जो शेख साहब का लड़का हुआ और जो इसीलिए वही लड़का है जो खाना लेकर आता है, और एक बड़ी भारी और चर्बी से चिकनी आवाज तो शेख साहब की आवाज है। इस आवाज को देवेंद्र लाल सुन तो सकते, लेकिन उसकी बात के शब्दाकार कभी ना पहचान पाते।
दूर से तीखी आवाजों के बोल ही स्पष्ट समझ में आते हैं। जैबू की आवाज से देवेंद्र लाल को लगाव था। घर की युवती लड़की की आवाज थी। इस स्वाभाविक आकर्षण से ही नहीं, वह विनीत भी थी। इसलिए भी मन ही मन वे जैबुनिस्सा के बारे में अपने ऊहापोह को रूमानी खिलवाड़ कहकर अपने को थोड़ा झिड़क भी लेते थे। पर अक्सर वे यह भी सोचते थे, क्या यह आवाज भी लोगों में फिरका परस्ती का जहर भरती होगी, भर सकती होगी। शेख साहब पुलिस के किसी दफ्तर में शायद हेड क्लर्क हैं। देवेंद्र लाल को यहाँ लाते समय रफीकुद्दीन ने यही कहा था कि पुलिसियों का घर तो सुरक्षित रहता है। यह बात ठीक है, लेकिन सुरक्षित होता है इसलिए शायद बहुत से उपद्रवों का जड़ भी। ऐसे घर में लोग जहर फैलाने वाले हों तो अचंभा क्या। लेकिन खाते वक्त भी वे सोचते कि खाने में कौन सी चीज किस हाथ की बनी होगी, परोसा किसने होगा। सुनी बातों से वे जानते थे कि पकाने का बड़ा हिस्सा उस तीखी खुरदरी आवाज वाली स्त्री का रहता था, पर परोसना शायद जैबुनिस्सा के जिम्मे था। और यही सब सोचते सोचते देवेंद्र लाल खाना खाते और कुछ ज्यादा ही खा लेते थे। खाने में आज खाने में बड़ी बड़ी मुसलमानी रोटी के बजाय छोटे छोटे हिंदू फुलके देखकर देवेंद्र लाल के जीवन की एक रस्ता में थोड़ा सा परिवर्तन आया। मांस तो था, लेकिन आज रबड़ी भी थी, जबकि पीछे मीठे के नाम पर एक आध बार शाह टुकड़ा और एक बार फिर नहीं आई थी। आबिद जब खाना रखकर चला गया, तब देवेंद्र लाल क्षण भर उसे देखते रहे। उनकी उंगलियां फुलकों से खेलने लगी। उन्होंने एक आध को उठाकर फिर रख दिया। पल भर के लिए अपने घर का दृश्य उनकी आंखों के आगे दौड़ गया। उन्होंने फिर दो एक फुलके उठाए और रख दिए। हठात वे चौंके। तीन एक फुलकों की तह के बीच में कागज की एक पुड़िया सी पड़ी थी। देवेंद्र लाल ने पुड़िया खोली। पुड़िया में कुछ नहीं था। देवेंद्र लाल उसे फिर गोल करके फेंकने ही वाले थे कि हाथ झटक गए। उन्होंने कोठरी से आंगन में जाकर कोने में पंजों पर खड़े होकर बाहर की रोशनी में पुर्जा देखा। उस पर कुछ लिखा था, केवल एक सतर। खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा। देवेंद्र लाल ने कागज की चिंदियां की, चिंदियों को मसला, कोठरी से गैराज में जाकर उसे गड्ढे में डाल दिया। फिर आंगन में लौट आए और टहलने लगे। मस्तिष्क ने कुछ नहीं कहा, सन्न रहा। केवल एक नाम उसके भीतर खोया सा चक्कर काटता रहा, जैबू, जैबू, जैबू। थोड़ी देर बाद वह फिर खाने के पास जाकर खड़े हो गए। यह उनका खाना है, देवेंद्र लाल का, मित्र के नहीं तो मित्र के मित्र के यहाँ से आया है, और उनके मेजबान के, उनके आश्रयदाता के, जैबू के पिता के। कुत्ता यहाँ कहाँ है? देवेंद्र लाल टहलने लगे। आंगन की दीवार पर साया सरकी बिलार बैठा था। देवेंद्र लाल ने बुलाया, वह लपक कर कंधे पर आ रहा। देवेंद्र लाल ने उसे गोद में लिया, पीठ सहलाने लगे, वह घुरघुराने लगा। देवेंद्र लाल कोठरी में गए, थोड़ी देर बिलार को पुकारते रहे, फिर धीरे धीरे बोले, देखो बेटा, तुम मेरे मेहमान, मैं शेख साहब का, है ना? वे मेरे साथ जो करना चाहते हैं वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। चाहता नहीं हूँ, पर करने जा रहा हूँ। वे भी चाहते हैं कि नहीं पता नहीं, यही तो जानना है। इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ वह करना चाहता हूँ जो मेरे साथ वे पता नहीं चाहते भी हैं या नहीं। नहीं, सब बात गड़बड़ हो गई। अच्छा, रोज मेरी जूठन तुम खाते हो, आज तुम्हारी मैं खाऊंगा।
हाँ यह ठीक है, तो आओ खाओ। बिलार ने मांस खाया, हड्डी झपटना चाहता था, पर देवीलाल ने उसे गोदी में लिए रबड़ी खिलाई। वह सब चाट गया। देवेंद्र लाल उसे गोदी में लिए सहलाते रहे। जानवरों में तो सहज ज्ञान होता है खाद्य का, नहीं तो वह बचते कैसे? सब जानवरों में होता है, और बिल्ली तो जानवरों में शायद सबसे अधिक ज्ञान के सहारे जीने वाली है। तभी तो वह कुत्ते की तरह पलती नहीं। बिल्ली जो खा ले वो सर्वथा खाद्य है। यूं बिल्ली बड़ी मछली खा ले जिसे इंसान न खाए, यह और बात है। सहसा बिलार जोर से गुस्से से चीखा और उछलकर गोद से बाहर जा कूदा। चीखता गुर्राता सा कूद कर दीवार पर चढ़ा और गैराज की छत पर जा पहुंचा। वहां से थोड़ी देर तक उसके कानों में अपने आप से लड़ने की आवाज आती रही। फिर धीरे धीरे गुस्से का स्वर दर्द के स्वर में परिणत हुआ। फिर एक करुण रिरियाहट में, एक दुर्बल चीख में, एक बुझती हुई कराह में, फिर सहसा चुप हो जाने वाली लंबी सांस में। मर गया। देवेंद्र लाल फिर खाने को देखने लगे। वह कुछ साफ साफ दिखता हो सो नहीं, पर देवेंद्र लाल जी की आंखें निस्पंद उसे देखती रही। आजादी, भाईचारा, देश, राष्ट्र। एक ने कहा कि हम जोर करके रखेंगे, रक्षा करेंगे, पर घर से निकाल दिया। दूसरे ने आश्रय दिया और विष दे दिया, और साथ में चेतावनी भी कि विष दिया जा रहा है। देवेंद्र लाल का मन ग्लानि से उमड़ आया। इस धक्के को राजनीति की भुरभुरी रेत की दीवार के सहारे नहीं, दर्शन के सहारे ही झेला जा सकता था। देवेंद्र लाल ने जाना, क्या जाना? देवेंद्र लाल ने जाना कि दुनिया में खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं, अच्छे की दुर्बलता के कारण है। दुनिया में खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं, अच्छे की दुर्बलता के कारण है। भलाई की साहसहीनता ही बड़ी बुराई है। घने बादल से रात नहीं होती, सूरज के निस्तेज हो जाने से रात हो जाती है। उन्होंने खाना उठाकर आंगन में रख दिया, 2 घूंट पानी पिया, फिर टहलने लगे। तनिक देर बाद उन्होंने आकर ट्रंक खोला। एक बार सरसरी दृष्टि से वे सब चीजें देखी, फिर ऊपर के खाने में 2 एक कागज, 2 एक फोटो, एक सेविंग बैंक की पासबुक और एक बड़ा सा लिफाफा निकालकर एक काले शेरवानी नुमा कोट की जेब में रखकर कोट पहन लिया। आंगन में आकर एक क्षण भर कान लगाकर सुना। फिर वे आंगन की दीवार पर चढ़कर बाहर फांद गए और बाहर सड़क पर निकल गए। वे स्वयं नहीं जान पाए कि कैसे। इसके बाद की घटना घटना नहीं है। घटनाएं सब अधूरी होती हैं, पूरी तो कहानी होती है। कहानी की संगति मानवीय तर्क या विवेक या कला या सौंदर्य बोध की बनाई हुई संगति होती है। मानव पर किसी शक्ति की, कह लीजिए काल या प्रकृति या संयोग या देव या भगवान की बनाई हुई संगति होती है। इसलिए मानव को सहसा नहीं दिखती। इसलिए इसके बाद जो हुआ और जैसे हुआ वह बताना जरूरी नहीं। इतना बताने से काम चल जाएगा कि 1.5 महीने बाद अपने घर का पता लेने के लिए देवेंद्र लाल अपना पता देकर दिल्ली रेडियो से अपील करवा रहे थे। और तब एक दिन उन्होंने लाहौर की मुहर वाली एक छोटी सी चिट्ठी पाई। आप बचकर चले गए, इसके लिए खुदा का लाख लाख शुक्र है। मैं मनाती हूँ कि रेडियो पर जिनके नाम आपने अपील की है
वे सब सलामती से आपके पास पहुंच जाए। अब्बा ने जो किया या करना चाहा उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ और यह भी याद दिलाती हूँ शायद कि उसकी काट मैंने ही कर दी थी। एहसान नहीं जता रही, मेरा कोई एहसान आप पर नहीं है, सिर्फ एक इल्तिजा। यह इल्तिजा करती हूँ कि आपके मुल्क में अक़लियत का कोई मजलूम हो तो बस याद कर लीजिएगा। इसलिए नहीं कि वह मुसलमान है, इसलिए कि आप इंसान हैं। खुदा हाफिज। देवेंद्र लाल की स्मृति में शेखुल्लाह की चर्बी से भारी चिकनी आवाज गूंज गई, रैबू रैबू। और फिर गैराज की छत पर छटपटाकर धीरे धीरे शांत होने वाली बिलार की वह दर्द भरी कराह, जो केवल एक लंबी सांस बन करके चुप हो गई थी। देवेंद्र लाल ने चिट्ठी को छोटी सी गोली बनाकर चुटकी से उड़ा दी। सचमुच में होता यही है कि तमाम हिंसा, तमाम भेदभाव तभी फैलते हैं जब अच्छे लोग चुप हो जाते हैं, डर जाते हैं, अपनी आंखें मूंद लेते हैं। जब हम गलतियों को नहीं देखते, आंखें मूंद लेते हैं, तभी ऐसा घटित होता है जो सदियों तक जिसको याद करके हम तड़फड़ाते हैं, चीखते हैं उस बिलार की तरह जो निर्वश था, जिसको प्यार ने अपना बना लिया था, जिसके पास अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं थी, जो पढ़ नहीं सकता था कि खाना किसी कुत्ते को खिलाकर खाइएगा। हम इंसान हैं, अपना विवेक, अपना चित्त रोशन रखें, अपनी करुणा जागृत रखें। कहानी कैसी लगी आप बताएं। अगली कुछ कहानियां इसी तरह की